अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर, क्या हाल चाल। अच्छा जी, बजट से बाज़ लोग मुतमईन हैं, बाज़ को इससे ज़्यादा तवक्कुआत थी। तनख्वाहदार तबके को भी वैसे तवक्कुआत टू बी ऑनेस्ट इससे ज़्यादा थी। रिलीफ तो मिला है समहाउ, लेकिन इससे बेहतर रिलीफ मिल जाता तो अच्छा ही होता। वैसे इसको रिलीफ कहना भी चाहिए। ये तो ऐसे वो हम एक इस्तेलाह इस्तेमाल करते हैं ना, लॉलीपॉप, ये वैसा ही है कि आपको तनख्वाह दिया किसी चीज़ के ऊपर, आपने जो बाकी चीज़ें करनी थी वो तो हुई नहीं। जो आपने वादे किए थे हमसे कि बाकी लोगों से भी टैक्स लिया जाएगा, इस दफ़ा आप लोगों के ऊपर यानी तनख्वाहदार लोगों के ऊपर नहीं बोझ डाला जाएगा, वो तो कल ये पूछा भी शाहजेब खानज़ादा ने सवाल, वफाकी वज़ीर ख़जाना थे से, उन्होंने कहा जी कहीं से शुरू तो करना था और एकदम से ज़ाहिर है बहुत बड़ा रिलीफ नहीं दिया जा सकता। और रिटेलर्स, होल सेलर्स के बारे में भी उनसे सवाल किया गया। उन्होंने कहा जी इन्फोर्समेंट बेहतर बनाएंगे, लेकिन उसका क्या प्लान है ये नहीं पता हमें। मतलब एक ज़माने में वो तजवीज़ आई थी ना कि हर शटर के ऊपर बिजली का, जहाँ भी कमर्शियल मीटर लगा हुआ है बिजली का, उसमें एक फ़िक्स टैक्स लगाया जाएगा। अगर वो नहीं कर रहे हैं और ताजर दो स्कीम भी नाकाम हो गई है तो उसके अलावा क्या प्लान है? वैसे तो जो मर्ज़ी फार्मूला लगा के कोशिश कर लें, अल्टीमेटली फिक्स टैक्स ऑन कमर्शियल मीटर्स या बिजली के बिलों में ही लगाया जाएगा तो ही शायद कुछ कलेक्शन हो सके उस सेक्टर से। अदरवाइज तो बहुत कुछ करके देखा जा चुका है। अगर बिल है आपकी तो क्यों नहीं कुछ हो सकता। अब दुनिया भर में हम ये मॉडल देखते हैं। एक और चीज़ बड़ी अहम है अब्दुल्ला, हम जहाँ टैक्सेस की बात कर रहे हैं वहाँ हुकूमत को अपने खर्चे भी तो कंट्रोल करने चाहिए ना। इस चीज़ के ऊपर भी बड़ी बात हो रही है। 17% सिविलियन गवर्नमेंट के एक्सपेंसेस में इजाफा किया गया है, उसके लिए रखा गया है बजट। सो या दैट इज अनदर क्वेश्चन। दैट ऑल्सो सैलरी क्लास को छोटी मोटी आपने रिलीफ दे दी, लेकिन उससे कुछ देर पहले आपने जो 600% अपने अरकान पार्लियामेंट, अपने जो पार्लियामेंटेरियन, सेनेट के चेयरमैन हैं, उनकी तनख्वाहों में इजाफा किया, उसके ऊपर भी बड़ी खुल के अब तनकीद हो रही है। और उसका वफाकी वज़ीर ख़जाना ने कल ही जियो पे जवाब दिया कि अगर 6-8 साल नहीं तनख्वाहें बढ़ाई जाएंगी तो कहीं ना कहीं तो करना पड़ेगा। लेकिन एट द सेम टाइम क्या प्राइवेट सेक्टर को भी इस बात के लिए राज़ी कर रहे हैं या ऑब्लाइज कर रहे हैं कि अगर वो तनख्वाहें नहीं बढ़ा रहे 6-8 साल तो कोई उसके लिए तदारुक हो या कोई उसका हल तजवीज़ किया जाए। खैर ओवरऑल बजट की सूरत हाल पर हम बात करते हैं। 17,573 अरब रुपए का वफाकी बजट कौमी असम्बली में पेश कर दिया गया है। बजट वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने पेश किया है। बजट में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10% इजाफे और रिटायर्ड सरकारी मुलाजमीन की पेंशन में 7% तक इजाफे की तजवीज़ दी गई है। नॉन फाइलर के लिए बैंक से 50,000 रुपए से ज़ायद निकलवाने पर टैक्स बढ़ाया जा रहा है। बैंक से कैश निकलवाने पर नॉन फाइलर पर आयद एडवांस टैक्स की शरह 6% से बढ़ाकर 1% करने की तजवीज़ है। अभी वही बात है ना, फिर नॉन फाइलर आप ले आए। नॉन फाइलर कौन है इसके ऊपर भी आगे जाकर बात करते हैं, बट आगे चलते हैं तो दिफाई अखराजात में 20% इजाफा तजवीज़ किया गया है, जिसके तहत 2,550 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। वफाकी वज़ीर ख़जाना ने तनख्वाहों में इजाफे की तफसीलात बताई, क्या थी खुद सुने। पेंशन रिटायर्ड मुलाजमीन का बुनियादी हक है। पिछली कुछ दहाइयों में पेंशन स्कीम में एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स के जरिए तब्दीलियाँ की गई, जिसकी वजह से सरकारी खजाने पर बोझ पड़ा। पेंशन स्कीम को दुरुस्त करने और सरकारी खजाने पर बोझ को कम करने के लिए हुकूमत ने पेंशन स्कीम में इस्लाहात की हैं, जैसे कबल अज़ वक्त रिटायरमेंट की हौसला शिकनी, पेंशन इजाफा कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स से मुंसलिक, शरीक हयात के इंतकाल के बाद फैमिली पेंशन की मुद्दत 10 साल तक महदूद, एक से ज़ायद पेंशन का खात्मा, रिटायरमेंट के बाद दोबारा मुलाजमत की सूरत में पेंशन या तनख्वाह में से किसी एक का इंतखाब। हुकूमत ने अपनी माली मुश्किलात के बावजूद सरकारी मुलाजमीन के लिए रिलीफ इक़दामात का फ़ैसला किया है, जिनकी तफसील ये है। वफाकी हुकूमत के तमाम मुलाजमीन ग्रेड 1 ता 22 की तनख्वाह में 10% इजाफा तजवीज़ किया जा रहा है। रिटायर्ड मुलाजमीन की पेंशन में 7% इजाफे की तजवीज़ है। माजूर मुलाजमीन के लिए खसूसी कन्वेंस अलाउंस को माहाना 4,000 से बढ़ाकर 6,000 कर दिया जाएगा। आईने पाकिस्तान में मुसाफी हकूक़ से मुतल्लिक़ दी गई शिक पर अमल दरामद करते हुए तनख्वाहों में मौजूदा तफावत को ख़त्म किया जा रहा है। अहल मुलाजमीन को 30% की शरह से डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस देने की तजवीज़ है।
वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि मुसल्लह फ़ौज के अफसरान और सिपाहियों को स्पेशल अलाउंस दिया जाएगा। वफाकी वज़ीर ने यह भी कहा कि वफाकी तरक्याती अखराजात के लिए 1000 अरब रुपये रखे गए हैं। तनख्वाहदारों के लिए इनकम टैक्स में रिलीफ का वादा हुकूमत ने किसी हद तक पूरा कर दिया है। वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ समझ रहे थे कि तनख्वाहदार तबके से बोझ कम करना ज़रूरी है। पहले सुनाते हैं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने तनख्वाहदार तबके के बारे में क्या कहा था। ख़ास तौर पर उन्होंने मुल्क की अशराफिया को क्या समझाने की कोशिश की थी। पिछले सवा साल में जिन जिन संगीन हालात का और चैलेंजेस का पूरी कौम ने सामना किया, हुकूमत ने सामना किया, वो किसी भी लिहाज से कोई मामूली अचीवमेंट नहीं है। मैं समझता हूँ आम आदमी ने जो कुर्बानियाँ दी हैं, तनख्वाहदार तबके ने जो पिछले बजट के हवाले से बोझ उठाया है, वो कहते हैं कि हम तनख्वाहदार हैं, हमने तो 400 अरब दिया ख़जाने को। माशरे के जो बाकी साहिब हैसियत दौलतमंद जो तबके हैं, उन्होंने हमारे मुकाबले में कितना कंट्रीब्यूट किया है। ये एक ऐसा सवाल है जो मुझ समेत अशराफिया को जवाब देना है। वज़ीर ख़ज़ाना ने बजट तकरीर के दौरान ये भी बताया कि तमाम तनख्वाहदार तबके को रिलीफ दिया गया है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान की हमेशा ये कोशिश रही है कि तनख्वाहदार तबके पर टैक्सों के बोझ को कम से कम किया जाए। इस हवाले से तनख्वाहदार लोगों के लिए आमदनी के स्लैब्स में इनकम टैक्स की शरों में नुमायाँ कमी की तजवीज़ है। ये रिलीफ ना सिर्फ टैक्स के ढांचे को आसान बनाएगा, बल्कि मुतवस्सित आमदनी वालों पर आय टैक्स के बोझ को कम करके इन्फ्लेशन और टेक होम तनख्वाह के दरमियान तवाज़ुन को यकीनी बनाएगा। अच्छा, आपको आसान अल्फाज में ज़रा समझा भी देते हैं कि क्या ब्रेक डाउन है। ये जो बजट तजावीज़ हैं, इनके मुताबिक 6 लाख रुपए तक की जो सालाना एनुअल इनकम होती है, उसके ऊपर पहले भी इनकम टैक्स नहीं था, अब भी नहीं होगा। 6 लाख 50,000 रुपए महीने की बात बिल्कुल सही है। तो 6 लाख रुपए सालाना से ज़्यादा अगर कोई कमाता है 12 लाख रुपए तक, तो उस एनुअल इनकम के ऊपर टैक्स 5% से कम होकर अब 2.5% किया जा रहा है। मतलब 1 लाख रुपए अगर महाना कोई कमाता है तो उसकी सालाना तनख्वाह होगी 12 लाख, जिस पे अब 2.5% टैक्स होगा। 500 का डिफरेंस पहले 5 था, नहीं कुछ हज़ार का फर्क पड़ रहा है। 12 लाख रुपए से ज्यादा 22 लाख रुपए से कम आमदनी पर टैक्स 15% से कम होकर 11% हो गया है। 6,000 रुपए सालाना फिक्स टैक्स भी लगाया जाएगा। 22 लाख रुपए से ज्यादा और 32 लाख रुपए तक सालाना आमदनी पर 1,16,000 रुपए फिक्स टैक्स लगेगा। इनकम टैक्स 25% से कम होकर 23% करने की तजवीज़ भी है। सालाना 20 करोड़ से 50 करोड़ आमदनी पर सुपर टैक्स में 0.5% कमी की तजवीज़ भी दी गई है। सिंध में सैलाब से मुतासरा स्कूलों की तामीर नौ के लिए 3 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का दायरा कार 1 करोड़ ख़ानदानों तक बढ़ाया जाएगा। नॉन फाइलर्स के लिए गाड़ियां जायदादें खरीदने के लिए गोशवारे और वेल्थ स्टेटमेंट जमा कराने की शर्त आयद की गई है। और क्या हुआ है? और ये हुआ है कि वज़ीर ख़ज़ाना ने अपनी तकरीर में ये भी बताया कि भारी टैक्सेस की वजह से तामीराती शोबे पर मनफी असरात मुरतब हो रहे हैं। इसलिए जायदाद की खरीदारी पर जो विद होल्डिंग टैक्स था उसकी शरह को 4% से कम करके अब 2.5% पर करने की तजवीज़ दी गई है। अच्छा, दिलचस्प बात यह भी अब्दुल्ला कि वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा कि इलेक्ट्रिक गाड़ियों को तरजीह देने के लिए पेट्रोलियम मसनूआत पर 2.5 रुपए लीटर कार्बन लेवी लगाने की तजवीज़ भी है। PDL नहीं कहा जा रहा, अब इसे कार्बन लेवी कहा जा रहा है। अच्छा, ये अगले साल बढ़ाकर 5 रुपए फी लीटर होगी। मुल्क में इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ आम होने में अभी काफ़ी अरसा लग सकता है, ये एंटिसिपेट किया जा रहा है। और कितने लोग हैं जो अफोर्ड कर सकते हैं इलेक्ट्रिक गाड़ी, मतलब खरीदने की सकत रखते हैं। इलेक्ट्रिक गाड़ी इट इज नॉट अबाउट कि इलेक्ट्रिक गाड़ी यहाँ पे अफोर्डेबल नहीं है। इलेक्ट्रिक गाड़ी दुनिया में कहीं भी एक्सपेंसिव है। सो मतलब दे आर चाइनीज ब्रांड, दे आर इलॉन मस्क वाला ब्रांड, सारे ही महंगे हैं। हुकूमत बरस पेट्रोल पर गाड़ियाँ चलाने के नाम पर आवाम की जेबों से अरबों रुपए निकालती रही है। टैक्स जमा कराने का तरीकाकार हमेशा से मौजूद बहस रहा है और ये बहुत ही पेचीदा मामला है। मतलब एक आम आदमी, एक नॉर्मल सैलरीड क्लास पर्सन जो कि पढ़ा लिखा होगा ना, बेसिक FA ग्रेजुएशन,
no, he or she cannot file tax on his own or on her own. एक टैक्स लॉयर, किसी कॉलीग की, किसी की मदद लेनी पड़ती है। अच्छा, हालांकि हुकूमत ने पीछे दावे किए थे कि पोर्टल बना दिए, बड़ी आसानी कर दी है, लेकिन माजरत के साथ बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि नहीं, लोगों को टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए वकील की खिदमत हासिल करनी पड़ती है। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने बजट पेश करते हुए ऐलान किया कि 1 जुलाई से जो 800 कॉलम वाला रिटर्न है ना, ये सादा फॉर्मेट में तब्दील कर दिया जाएगा और इस नए फॉर्मेट में सिर्फ 7 बुनियादी मालूमात दरकार हैं। 800 कॉलम, मतलब इंसान इसके ऊपर क्या कहे, बस सोच ही सकता है। अच्छा जी, ये जो रिटर्न फॉर्मेट है ये बिलखुसूस तनख्वाहदार और छोटे कारोबार के लिए मुतारिफ करवाया जा रहा है। बहुत शुक्रिया जी। सर सुने भी कि क्या कहा गया है इस फॉर्म से मुतल्लिक। जनाब स्पीकर, ये बहुत अहम बात है कि 800 कॉलम्स वाला रिटर्न सादा फॉर्मेट में तब्दील कर दिया जाएगा, जिसमें सिर्फ 7 बुनियादी मालूमात दरकार होंगी। ये आसान और सारिफ दोस्त रिटर्न ख़ास तौर पे तनख्वाहदार अफराद और छोटे कारोबारों के लिए मुतारफ़ करवाया जा रहा है, जिसके बाद किसी वकील या माहिर की मदद की ज़रूरत बाकी नहीं रहेगी। अच्छा जी, ये जिस दौरान सारी की सारी तफसीलात बता रहे थे और बजट पेश कर रहे थे वज़ीर ख़जाना, उस दौरान अपोजिशन ने खूब शोर शराबा किया, हंगामा आराई की। वैसे नया नहीं है, हर दफ़ा अपोजिशन एहतजाज करती है, लेकिन इस दफ़ा बहुत ज़्यादा एहतजाज किया गया, नारेबाजी भी की गई। और जो उमर अयूब साहब हैं, उनकी ख़ास तौर पे वीडियोस बड़ी आप देख भी रहे हैं अपनी टीवी स्क्रीन्स के ऊपर। वो कुछ पोस्ट कार्ड्स वगैरह भी लेके घूमते रहे हैं, प्लाकार्ड्स वगैरह। क्या कहा है अपोजिशन लीडर ने, सुन लीजिए। इन्होंने कौम को ज़बा किया। ये बजट, इसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हमारी इत्तेहादी पार्टियां मुकम्मल तौर पे ख़वातीन और हज़रात रिजेक्ट करती हैं। मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा करना चाहिए, वरना वो अपना पेट कैसे मतलब पूरा करेंगे। यहाँ पे तो इन्होंने अपनी अयाशी कर दी है। कौमी असम्बली के स्पीकर ने और सेनेट चेयरमैन ने अपनी तनख्वाहें 14 लाख से भी ऊपर ले गए हैं। इनको मुलाजमीन नजर नहीं आते, कंडेम करते हैं हम लोग इस चीज को। अच्छा, उमर अयूब की तनकीद तो हमने सुनी है, लेकिन मिला जुला रद्द-ए-अमल आ रहा है। मिला जुला रद्द-ए-अमल आ रहा है। मार्केट जैसे खुलेगी हम उसके बारे में भी आपको अपडेट करेंगे कि मार्केट में बजट के अगले रोज क्या सेंटिमेंट है, किस तरह से आगाज होता है। अभी हमारे साथ मौजूद हैं मुजम्मिल असलम साहब, मुशीर खजाना हैं खैबर पख्तूनख्वा के। मुजम्मिल साहब बताइएगा, ओवरऑल बजट पे क्या तासुरात हैं आपके के बतौर मुशीर खजाना खैबर पख्तूनख्वा के भी और अदरवाइज एक मईशतदान के भी। जी अस्सलाम वालेकुम अब्दुल्ला, अलीना, आप ठीक ठाक होंगे? जी सर। अच्छा, मैं जो ऑनेस्टली स्पीकिंग इस बजट को मुझे देखकर कहीं ऐसा नजर नहीं आ रहा कि मैं इसकी तारीफ करूं कि ना करूं या बुराई करूं, तो मतलब कितनी खुल के करूं। ये एक बड़ा स्टेटस को किस्म का बजट था और जिसमें वफाक को, जिसे कहते हैं कि हाथ और पैर बांधे गए हुए थे कि वो ना रिलीफ दे सकते थे, और जहाँ पे रिलीफ पहले दिए हुए थे तो उनको मजीद रिलीफ कंटिन्यू नहीं कर सकते थे। तो जैसे अभी आप लोगों की एग्जांपल ले ले, हमारी एग्जांपल ले ले, सैलरी क्लास के बारे में कहा जा रहा था कि जी आप लोग को जो है अच्छा रिलीफ दिया जाएगा। वजीर आजम साहब भी कह रहे थे और वजीर खजाना भी कह रहे थे, तो वो रिलीफ एंड में कसम खाई थी, वो कसम सिर्फ तोड़ी है और तो कुछ नहीं हुआ। आप खुद देख लें कि जो सालाना 12 लाख कमाता है उसको 24,000 का रिलीफ दिया गया, फिर जो 18 लाख कमाता है उसको 48,000 का रिलीफ दिया गया, और जो महीने का 4,000 बनता है। और जो इस तरह आहिस्ता आहिस्ता जाते जाएंगे आगे, जैसे जैसे आमदनी बढ़ती रह रही है तो वो जो रिलीफ है छोटा होता गया। आप इसकी एग्जांपल ऐसे देता हूँ, जो 30 लाख रुपए महीना कमाता है वो 10,70,000 रुपए महीने का टैक्स देगा, उसको जो है रिलीफ दिया है कोई 16,500 रुपए का। तो यही इस वक्त इस मुल्क में अलमिया है कि जो यहाँ की मिडिल क्लास थी वो सफर कर रही थी, बिकॉज नॉट बिकॉज पहले तो इन्फ्लेशन था, फिर इन्फ्लेशन के बाद जो उन पे टैक्स लगा, तो वो टैक्स से उनकी जो डिस्पोजेबल इनकम, जो उनको यानी कि काबिल खर्च इनकम जिसे कहते हैं, वो जो है टैक्सेस के बाद बहुत कम हो गई थी, तो वो जो है उस पर कोई रिलीफ नहीं दे सके। फिर उसके बाद आम आदमी की जो इस्तेमाल की चीजें, अगर आप देखें, छोटी गाड़ी जो है आम आदमी लेता है सुजुकी वगैरह, उस पर सेल्स टैक्स बढ़ा दिया गया, 12 से 18% कर दिया गया। फिर सोलर पे टैक्स लगा दिया गया। इसके अलावा जो है अल्लाह आपका भला करे,
जो तरक्याती अखराजात है, अब हुकूमत कहती है कि हालात बेहतर हो गए, पहले से मईशत बेहतर हो गई है। जब हालात खराब थे पिछले साल तो 1400 अरब रुपए का तरक्याती बजट दिया था। वो अलग बात है कि 1100 में खत्म किया उन्होंने, इस साल 1000 अरब का सिर्फ दे सके। तो तरक्याती बजट के लिए आपके पास पैसे नहीं थे। ओवरऑल हुकूमत के पास अपने तरक्याती बजट के लिए पैसे नहीं थे, ऑप्शंस भी नहीं थे। आपने खुद ही कहा मुजम्मिल साहब, आपने कहा कि हाथ पैर बंधे हुए थे, वी आर इन एन IMF प्रोग्राम। ऐसे ही है। सो क्या हो सकता था, मतलब या अभी भी इस पे बहस होगी, तजावीज़ ली जाएंगी, इसमें आप कुछ तजवीज़ पेश करेंगे या आप लोग कॉन्वर्सेशन में जाएंगे? ज़ाहिर है बहुत लिमिटेड ऑप्शंस के साथ, इज देयर एनीथिंग दैट यू वुड सजेस्ट टू द गवर्नमेंट? हम तो सिर्फ दो चीजें, एक चीज होती है महंगाई का तोड़, आमदनी पे जोर। अगर आप महंगाई जैसे इस वक्त मुल्क में जो है बहुत ज्यादा है, तो आप आमदनी लोगों की बढ़ाने की बात करें। इस वक्त जो सबसे बड़ा जो इस वक्त हम स्पाइरल में जिसमें आ चुके हैं, वो स्पाइरल है ग्रोथ स्पाइरल। पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो पिछले 3 साल में जिसे कहते हैं कि बहुत नीचे आ चुकी हुई है। अब वो ग्रोथ जो है ये साल भी जो खत्म हुआ है उसमें हुकूमत का दावा 2.7% है, और इत्तेफाक की बात है कि जो हुकूमत के हामी सहाफी भी है, इंडिपेंडेंट को छोड़ दे, वो भी इस ग्रोथ को नहीं मान रहे। तो अगले साल के लिए भी सिर्फ 4.2% रखी है, जो नाकाफी होगी। और लोग ये भी सवाल उठा रहे हैं कि ये 4.2% आया हासिल हो सकेगी कि नहीं, क्योंकि बजट में कोई ऐसा इंसेंटिव नहीं रखा जिससे आपकी ज़राअत तरक्की करे, बजट में कोई ऐसा इंसेंटिव नहीं रखा जिससे आपकी सनत तरक्की कर सके। तो मैं ये कहता हूँ हुकूमत को, जो मेरा मशवरा ये है कि ग्रोथ को की तरफ जाया जाए, क्योंकि ऑलरेडी इस वक्त आपकी मुल्क की आबादी का 45% हिस्सा जो है गुर्बत की लकीर के नीचे आ गई, जो वर्ल्ड बैंक की अभी रिपोर्ट आई है। सर एक सेकंड मुजम्मिल साहब, वो क्या है, तो ग्रोथ के लिए तो उन्होंने हदफ भी रखा है, लेकिन ग्रोथ के ऊपर जाना कैसे है, उसके लिए जो समत तय की है, क्या वो समझते हैं दुरुस्त है और मौजूदा हालात में इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता था? और फिर हम ज्यादा ग्रोथ करते हैं तो आपको पता है हमारा इंजन हीटअप होना शुरू हो जाता है। नहीं, वो आप ज्यादा नहीं, एक नॉर्मल की तरफ तो आ जाए ना। अभी तो आप बिलो नॉर्मल चल रहे हैं। अब आप यूं देखें ना, पिछले साल 3.6 का हदफ रखा था, 2.7 वो भी जेन्युइन नहीं है, उसमें भी बहुत सारी जो है ऊपर नीचे फजिंग की गई है। अब जो सिम्त की बात कर रही है अलीना, यही तो मैं कह रहा हूँ कि देयर इज नो डायरेक्शन टुवर्ड्स इट। जब वजीर आजम या वजीर खजाना कहते हैं कि मईशत में अब स्टेबिलिटी आ गई है, अब हम उस स्टेबिलिटी को जो है उसके ऊपर जो है ग्रो को उस पे ग्रो करेंगे, तो उसके लिए डायरेक्शन होनी चाहिए। वो आपको समझ नहीं आ रही। चले मैं स्पेसिफिक हो जाती हूँ। वजीर खजाना ने कल कहा हम इन्फोर्समेंट और डिजिटाइजेशन पे फोकस करेंगे। ये प्लान आपको कैसा लगता है, खासतौर पे डिजिटाइज करने का पाकिस्तान को, टैक्स कलेक्शन? देखिए इट्स ऑल फैंसी वर्ड्स ना। Really? एक तरफ आप मुझे एक बात बताए ना, मुझे 45% लोग इस वक्त गुर्बत की लकीर के नीचे हैं, उनके पास खाने को पैसे नहीं है। वो डिजिटलाइजेशन क्या, उंगलियों पे होंगे डिजिटलाइजेशन? जब आपने बैंकिंग एक्सेस, आप जाएं किसी अपने मुलाजिम को भी नीचे से भेजें कि जाए बैंक अकाउंट खुला लो जाके, तो उसका बैंक अकाउंट नहीं खुलता। जब तक उसके बैंक अकाउंट नहीं खुलेगा, वो डिजिटलाइजेशन कहाँ से कैसे उसका हिस्सा बनेगा? मतलब जब आप बोल रहे होते हैं तो साथ उसको आपने सामने देखना भी है कि व्हाटएवर यू आर टॉकिंग, इज इट गोइंग टू हैपन, और इसके लिए आपके रास्ते हमवार किए। तो जो टैक्स हदफ रखा गया इस दफा, आपको लगता है वो हम अचीव कर लेंगे या इस दफा भी मुश्किल होगा? देखिए अलीना, मैं जो है, मुझे अल्हम्दुलिल्लाह 22 साल हो गए पाकिस्तान की मईशत कवर करते हुए। पाकिस्तान की तारीख में कभी टैक्स टारगेट जो है ना पूरा नहीं हुआ। इस साल भी 12,900 अरब ये जो खत्म हो रहा साल इसका रखा था, मैं समझता हूँ 11,700 से ऊपर नहीं जा सकेंगे। तो अगले साल का भी 14,130 अरब जो रखा है, जो इस वक्त मईशत की जिसे कहते हैं सुकड़ चुकी है, जिस तरीके से सेंटिमेंटली जो है परफॉर्म नहीं कर पा रही, एक बहुत बड़ा हदफ होगा। और उस हदफ को हासिल करने के 2 तरीके मैं हमेशा समझता हूँ। एक तो आप ग्रो करें, दूसरा आप टैक्सेस को कम करें, शरह को कम करें। सर शरह को कम करें, लेकिन जब भी फिर रिटेलर्स, कुछ सेक्टर्स की बात कर लेते हैं, रिटेलर्स होलसेलर्स पे टैक्स लगाने की बात आती है, कोई भी हुकूमत इससे पहले वाली हो या उससे पहले वाली हो या ये वाले हो, नहीं लगा पाते हैं। आपको क्या लगता है, हमारे यहाँ होलसेलर्स, दुकानदार तबके को टैक्स नेट में लाने का
क्या तरीका कार है? क्योंकि फिक्स्ड की बात होती है, पर शटर की बात होती है, बिजली के बिलों में लगाने की बात होती है, ताजर दो स्कीम की बात होती है, नथिंग वर्क्स। पीटीआई की हुकूमत में हड़ताल हो गई थी इसके ऊपर, हर हुकूमत में हड़ताल होती है इसके ऊपर। देखिए मुझे एक बात बताएं कि अभी उस रिटेलर से आप कुछ ले नहीं पाए, और जो एक डॉक्यूमेंटेड रिटेल कर रहे थे ऑनलाइन सेल्स, जैसे बहुत सारी खासतौर पे खवातीन तो अपनी सारी शॉपिंग आजकल कर लेती हैं, उसी में कपड़े मंगवा लेती हैं और भी चीज़ इस्तेमाल की मंगा लेती हैं। कल आपने उसको भी 18% एक साथ टैक्स कर दिया। अब आप देखें, मुझे बताएं कि आप लोगों ने खुद, हुकूमतों ने, तमाम सूबाई और वफाकी हुकूमत ने एक चीज़ शुरू की थी कि अगर आप रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं तो क्रेडिट कार्ड देते हैं तो 5% टैक्स, या 8% कराची में जैसे, और वरना अदरवाइज 15% आप कैश देते तो लगता है, विच इज गुड। हर आदमी अब क्रेडिट कार्ड दे रहा होता है जब वो बाहर खाना खाने जाता है। अब आपने जो एक रिटेलर पे टैक्स था, और आपने खुद कह दिया जो रिटेलर से ले नहीं पाते, क्योंकि बहुत मेजॉरिटी रिटेलर जो है पीओएस सिस्टम नहीं लगाता, हर कोई खाड़ी, जुनैद, जमशेद, ये वो नहीं, आप सदर, तारिक रोड चले जाएं, कुर्ता गली चले जाएं, ऐसे बैठे हुए ना सारे इस तरह पूरे पाकिस्तान में, तो आप उससे ले नहीं पा रहे थे। ऑनलाइन एक डॉक्यूमेंटेड काम शुरू हुआ था, आपको चाहिए था तमीज से आप जो है उनके कहते कि आज से 5% टैक्स लगेगा उसमें, आपने डायरेक्ट 18% उधर भी कर दिया। अब आप मुझे बताएं कि कैसे चलेगा काम? अब वो लोग भी आगे पीछे होंगे, कुछ छुपाएंगे, कुछ करेंगे। एक तरफ अभी आप डिजिटलाइजेशन की बात करें, डिजिटलाइजेशन को इनकरेज करने के लिए यू नीड टू पुट सम इंसेंटिव। अब अगर क्रेडिट कार्ड, जैसे अभी मैंने खुद कहा कि लोगों को बैंक अकाउंट खोलने नहीं देते, एक तो अगर वो बैंक अकाउंट खुल भी जाता है उसके लिए, उसके पास क्या इंसेंटिव है कि वो अब 18% टैक्स भरेगा? तो आपको यू हैव टू मेक अ स्ट्रेटेजी। जब आपकी हंगरी स्ट्रेटेजी होगी कि मैं बहुत भूखा हूं और मुझे 14,000 अरब जमा करना है, कहां मैं लगा सकता हूं, तो फिर वो जो है आपके लिए हेल्पफुल नहीं होगा। मैं अगर इनकी जगह बैठा होता, और मैंने मशवरे 2 दिए थे इनको, एक मशवरा ये दिया था कि अगर रिटेलर को आपने टैक्स लगाना है ना, ये आप सूबों को कहें कि वो आपके बिहाफ पे कलेक्ट करें। जैसे बहुत सारा टैक्स सूबे के लिए वफाक टैक्स कलेक्ट करती है, सूबे शहर गलियों के ऊपर बैठे होती है, उनकी मशीनरी बैठी होती है। इट इज मच इजियर फॉर देम कंपेयर टू FBR। दूसरा, आप जो है इसकी शरह को कम करें। हमने खैबर पख्तूनख्वा में टैक्स की शरह को कम किया, हमारा 40% टैक्स ग्रो किया है पिछले साल, और इस साल भी हम उसी स्ट्रेटेजी की तरफ जा रहे हैं। तो जो एक बहुत बड़ा फुकदान है, अभी आपको याद होगा पिछले दिनों इन्होंने FBR, एक और चीज़ भी है मुज़म्मिल, अक्सर ये होता है, ये बल्कि अक्सर हम इसके ऊपर तनकीद करते हैं कि विफाक से एक बड़ा चंक सूबे ले जाते हैं। इसके ऊपर भी कुछ कहिएगा। ऑल्सो क्या आप समझते हैं NFC भी अब रिवाइज होने की ज़रूरत है? बिकॉज बहुत से हमारे मामलात हैं जो प्रिंसिपली ठीक होंगे तो फिर हमारी विफाक की शक्ल और उनके भी थोड़े से हाथ पांव खुलेंगे कि वो इकदाम कर सकें या प्रिंसिपली जो चेंजेस करने की ज़रूरत है वो कर सकें। डू यू फील दैट इज़ द नीड ऑफ द आवर एज वेल? देखिए, मैं सबसे पहले तो एक आपने देखा होगा कि घर में एक बड़ा होता है तो वो बहुत सारी ना ऐसा बड़ा होकर खुद जिम्मेदारियां ले लेता है, बच्चों के काम भी खुद कर रहा होता है ना। तो अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में वफाक ने अपने काम से ज्यादा अपने कंधे पे जिम्मेदारियां रखी हुई हैं, जो उसने कभी भी कोशिश नहीं की डिवॉल्व करने की। अब वो डिवॉल्व करने की कोशिश करता है तो सूबे रेजिस्ट करते हैं, नहीं नहीं ये आप ही संभाले, हम नहीं करेंगे। ठीक है, नंबर 1। दूसरा, NFC की बात ये है कि NFC में तो खैबर पख्तूनख्वा इनके पीछे पड़ा हुआ है सबके, और अभी लास्ट भी हमारी जो नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल की मीटिंग थी वहां पे भी थोड़ी सी गर्मा गर्मी हो गई थी। उससे पहले CCI में भी अब वजीर आजम साहब ने कहा कि अब तो वफाक की खुद जरूरत बन गई है कि NFC करना है। बल्कि मैं आई एम ग्लैड के वजीर खजाना साहब ने बोला है कि इस मुल्क में जो हम आबादी के पीछे जो है वसाइल की तकसीम कर रहे हैं, पूरी दुनिया में आबादी कंट्रोल की जा रही है, यहाँ पे इंसेंटिव दिया जा रहा है कि जितने बच्चे पैदा करो, यानी जितनी जो सूबे की जितनी ज्यादा आबादी होगी उसको उतना ज्यादा शेयर मिलेगा। तो वो जो है इसमें अब दुनिया में जो क्लाइमेट पे ज्यादा काम करता है उसको शेयर दिया जाता है, जो टैक्सेस में काम करता है उसको डिजिटलाइजेशन की। अच्छा, एक ब्रीफली ये बता दीजिएगा कि क्या हम सीख सकते हैं? झगड़ा साहब के ज़माने में एक हमने पेंशन का निज़ाम उन्होंने मुतारिफ करवाने की कोशिश की थी। इज़ इट वर्किंग इन खैबर पख्तूनख्वा? क्योंकि एक बहुत बड़ा बोझ होता है पेंशनर्स का वफाकी ख़जाने पे। देखिए, इस वक्त जो अल्हम्दुलिल्लाह खैबर पख्तूनख्वा जो झगड़ा साहब ने पेंशन रिफॉर्म लेकर आए थे, वो इस और पिछले बजट में वो पंजाब, वफाक, सिंध और बलूचिस्तान सब ने उसको कॉपी किया, और फाइनली द अदर प्रोविंसेस एंड फेडरल हैव इम्प्लीमेंटेड।
देखिए जो ये पेंशन, ये भी आप देखें कि ये जो 2022 में हमने किया था और जो अभी बाकी सूबे कर रहे हैं, इसका असर जो है वो 2047 2050 से शुरू होगा। यानी कि जो आज आप पेंशन रिफॉर्म कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि अब आपकी पेंशन कम हो गई, हर साल बढ़ ही रही है, लेकिन 2025 2045 47 के बाद जाके आपकी पेंशन का जो बम है वो जो है बड़ा होने से कम होगा। तो ये मईशत के फैसले जो होते हैं समटाइम्स वो उनके फौरी असर नहीं हो रहे थे। तो ये अब वो बाकियों ने भी किया और ये क्रेडिट खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत और झगड़ा साफ। थैंक यू सो मच मुजम्मिल असलम साहब, थैंक यू फॉर योर टाइम। अच्छा, कुछ ट्रैफिक हादसा की बात करेंगे, जैसे कि कराची में कुछ दिनों से ट्रैफिक हादसात में आप देख ही रहे हैं कि बड़ा इजाफा हो रहा है और शहरी कितने परेशान हैं, जिस तरह के केसेस आ रहे हैं, इंतहाई दिल खराब हो जाता है। क्या हो रहा है? फिगर बताते हैं आपको। ट्रैफिक हादसात में जाँ बहक अफराद की तादाद रवां साल 400 से बढ़ चुकी है। 5820 लोग जख्मी हुए। हुकूमत की जानिब से बहुत इक़दाम किए गए, लेकिन ट्रैफिक हादसात नहीं उस तरह से रुके। वज़ीर कानून, और ज़ाहिर है नेचुरली 2.5 करोड़ का शहर है, ऐसा नहीं हो सकता कि ट्रैफिक हादसात होना बंद हो जाएं, लेकिन फिर भी इम्प्लीमेंटेशन कवानीन की अगर बेहतर हो तो एक डिसिप्लिन शहरियों में लाने की या उनमें भरने की कोशिश की जा सकती है। आई थिंक इसीलिए जो वज़ीर कानून और दाखिला सिंध ज़िया उल हसन लंजार, उन्होंने एक इजलास ख़ास तौर पे ट्रैफिक कवानीन से मुतल्लिक़ किया और इसमें ट्रैफिक कवानीन में तरामीम लाने के अलावा सख्त फैसले भी किए गए हैं। ड्राइविंग लाइसेंस ना होने पर 25 से 50,000 रुपये तक जुर्माना किया जा सकेगा। साथ ही साथ वन वे की अगर आप खिलाफ वर्जी करते हैं तो सरकारी गाड़ियों पर 2 लाख रुपए, रॉन्ग वे पर मोटरसाइकिल चलाने वालों पर 25,000 रुपए, 4 व्हीलर्स की वन वे की खिलाफ वर्जी पर 1 लाख रुपए तक का जुर्माना। ये भारी जुर्माने बाय द वे, जाहिर है दिस इज अ लॉट ऑफ मनी। वन वे के ऊपर 1 लाख रुपए है। जाहिर है अगर ये हो गया तो फिर रुकेंगे लोग। ड्राइविंग लाइसेंस के बगैर मोटरसाइकिल चलाने पर 25,000 रुपये, कार चलाने पर 50,000 रुपये, जबकि वन वे ड्रिफ्टिंग पर पहली बार 1 लाख और बिलतरतीब 2 और 3 लाख रुपए जुर्माने किए गए हैं। वज़ीर दाखिला ज़िया उल हसन लंजार ने भारी और माल बरदार गाड़ियों में कम अज़ कम 5 कैमरों की तनसीब को लाजमी करार देने की मंजूरी दी। ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जियों पर मुश्तमिल केसेस के लिए ट्रैफिक मजिस्ट्रेट तैनात किए जाएंगे। सिंध हुकूमत एक दफ़ा फिर ट्रैफिक कंट्रोल का मंसूबा लाई है। ज़ाहिर इसमें काफ़ी सख्त फैसले किए गए हैं, लेकिन ज़ाहिर है इन पे इम्प्लीमेंटेशन हो जाए तो एक्चुअली ऑन ग्राउंड डिफरेंस नजर आएगा। अब ये बड़े भारी भरकम जुर्माने के जो फैसले हुए हैं पे कैसे इम्प्लीमेंटेशन होगी, DIG ट्रैफिक कराची पी मोहम्मद शाह हमारे साथ मौजूद हैं। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया पी साहब आपके वक्त के लिए। सबसे पहले ये बताएं कि इस साल कराची में ट्रैफिक हादसा की खबरों में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है और हाईलाइट में रहे हैं, तो तासुर ये पैदा हुआ कि ये सब गैर मामूली है। इसके बाद पुलिस और हुकाम ने एक्शन लिया। आपकी नज़र में सिचुएशन कोई बेहतर हुई है इस एक्शन के बाद? जी हाँ, ये ट्रैफिक के हादसात तो काफ़ी अलार्मिंग थे और दिसंबर से लेकर ऑल द वे मार्च और अप्रैल तक काफ़ी एक्सीडेंट्स में लोगों की जानें गईं। तो जैसे कि मैंने पहले भी आपके प्रोग्राम में बताया कि हमने कराची रोड एक्सीडेंट एनालिसिस टीम बनाई थी, उन्होंने एनालिसिस किया, रूट कॉजेज़ तक गए, फिर हमने काफ़ी सारी इंटरवेंशंस की जिसमें हमने साइड प्रोटेक्शन गार्ड्स लगवाए गाड़ियों में, ट्रैकर्स लगवाए। तो उससे ये हुआ कि एक्सीडेंट्स काफ़ी हद तक कम हुए। मैं आपको अगर फिगर दूं तो जनवरी, फरवरी, मार्च की फिगर दे वर ऑल इन 80s। तो मतलब ऑन एवरेज इन अ मंथ वी हैड कैजुअलिटी रेट ऑफ मोर देन 80 एंड देन इट ड्रॉप डाउन टू 50 इन द लास्ट मंथ। तो यानी कि इट्स एन ऑन गोइंग प्रोसेस और कोई भी ओवरनाइट चेंज नहीं आती। तो उसमें हमें मज़ीद अपने इम्प्लीमेंटेशन टूल्स को स्ट्रॉन्गर करना है और हमने इस तरह का एक मैसेज देना है अक्रॉस द बोर्ड टू एवरी ड्राइवर एंड पेडिस्ट्रियन कि उन्होंने कॉशियसली जब भी रोड पे निकलना है तो गाड़ी ड्राइव शाह साहब, ये जो सोचा जा रहा है या जो फैसले किए गए हैं कवानीन की खिलाफ वर्जी पर, बड़े सख्त जुर्माने हैं, बड़े भारी भरकम जुर्माने हैं, जैसे कि वन वे की खिलाफ वर्जी और लाइसेंस ना होने पर हज़ारों से लाखों रुपए तक बात जा रही है। फिर लोग शायद शिकवा करेंगे या एहतजाज करेंगे कि ये बहुत ज़्यादा है। क्या सोच कार फरमा हुई इसके पीछे? बिल्कुल, देखें आपका क्वेश्चन वैलिड है।
लेकिन ये भी आप देखें कि अगर आपके जुर्माने अगर 200, 400, 600 और 800 रुपये वाले होंगे तो ऑल्दो जुर्माने भी हो रहे होंगे, लेकिन अल्टीमेटली वो डेटरेंस क्रिएट नहीं होती है। तो उस डेटरेंस को क्रिएट करने के लिए जो जुर्माने दुनिया में आप कहीं भी चले जाएं वो जेब को देखकर नहीं बनाए जाते, ना ही अफोर्डेबिलिटी को। वो तो डिज़ाइंड ही इस तरह से होते हैं कि एक दफ़ा अगर आप पे कर लें तो फिर आप हमेशा के लिए वो काम करने से रुक जाएं। तो मेरा ख्याल है कि अगर हम जुर्माने बढ़ा रहे हैं ख़ास तौर पे उन वायलेशंस के, जैसे कि वन वे की वायलेशन है, विदाउट मतलब लाइसेंस आप ड्राइव कर रहे हैं, दिस इज़ वेरी ग्रेव। फिर जुवेनाइल ड्राइविंग है बच्चों की, उस पर तो हमने बहुत आगे तक जुर्माने किए हैं। सिमिलरली ओवर स्पीडिंग है। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी थी हमारे सिस्टम में, इनके जुर्मानों की प्राइस या फ़ाइन अमाउंट को बढ़ाना। तो वी हैव डन इट एंड इंशाल्लाह ताला जैसे ही ये पास होगा असेंबली से तो इंशाल्लाह इसका इतलाक़ भी कराची में शुरू हो जाएगा और उसके असरात भी नज़र आएंगे। नॉट दैट कि वी आर वेरी हैप्पी अबाउट इशूइंग टिकट्स, लेकिन ये है कि इसकी डेटरेंस इम्पैक्ट से ही काफ़ी सारे लोग अपने आप तक कर लेंगे। अच्छा पीर मोहम्मद साहब, इसका एक और एंगल है। देखिए जुर्माने, सज़ाएँ, कवानीन पहले से भी मौजूद हैं, लेकिन मसला ये इम्प्लीमेंट नहीं होते। तो क्या ऐसा नहीं है कि अगर ट्रैफिक पुलिस को मज़ीद फ़ाल कर दिया जाए, इम्प्लीमेंटेशन इसकी बेहतर हो, तो ज़्यादा बेहतर असर नज़र आ सकता है इसका? जी बिल्कुल, जहाँ पर लॉ के अंदर इम्प्रूवमेंट हम लेकर आ रहे हैं वहाँ पर साथ साथ हम ट्रैफिक पुलिस की ट्रेनिंग पर भी तवज्जो दे रहे हैं। हमारा ट्रैफिक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, वहाँ पर हमने हर महीने 150, 100 प्लस ही ऑफिसर्स होते हैं, वो जाके ट्रेनिंग लेते हैं, रिफ्रेशर कोर्सेज लेते हैं, ताकि अल्टीमेटली देखें ना जो हमने कीफ किया हुआ है कराची के लिए और फिर सिंध एट लार्ज के लिए, वो ये है कि जो इन्फोर्समेंट है वो ऑटोमेटेड होगी तो बाकी काम रह जाएगा रेगुलेशन का। तो उसके अंदर आपके पास प्रोफेशनल ऑफिसर्स होने चाहिए। मैं वही बात करूँगा कि अगर जुर्माने बहुत कम होते हैं तो रिपीटेड होते हैं। ऐसी गाड़ियाँ भी हैं जो 3 महीनों के अंदर मैंने चेक किया है उनके 30 से ज़्यादा जुर्माने हो चुके हैं एंड दे आई थिंक डू नॉट फील द बर्डन ऑन देयर पॉकेट्स। तो अब जो जुर्मानों की तादाद होगी और जो फाइन का कैमरों की भी बात की जा रही है कि जो बड़ी गाड़ियों वाले हैं, हैवी वाले हैं, ये 5-5 कैमरे लगाएं। सर अगर सेफ सिटी लग जाते तो बेहतर ना होता? हर गाड़ी वाला 5 कैमरे पता नहीं लगाएगा, नहीं लगाएगा, कौन इम्प्लीमेंट कराएगा? क्योंकि सेफ सिटी से तो आपको खुद पता लग जाएगा ना किसकी गलती कहाँ हुई है। बिल्कुल, एक्चुअली देखें इनमें जो कैमरे लग रहे हैं इनमें 2 तो कैमरे ऐसे हैं जो कि ड्राइवर के बिहेवियर को एक तो चेक करेगा, यानी अगर वो ऊँग रहा है, सिगरेट पी रहा है, फ़ोन पे बात कर रहा है तो वो हमें नोटिफाई होगा। दैट्स कॉल्ड द ड्राइवर बिहेवियर कैमरा। वो कोई भी सीसीटीवी का सिस्टम या सेफ सिटी का सिस्टम उसको नहीं कर सकता बिकॉज इट्स एन एआई बेस्ड कैमरा। और दूसरा जो कैमरा है वो 360 डिग्री कैमरा होता है। वो एक्चुअली आपकी जो बड़ी गाड़ियाँ होती हैं उनके अंदर काफ़ी ब्लाइंड स्पॉट्स होते हैं जो आपको एक्चुअली नज़र नहीं आ रहा होता आपके दाएँ बाएँ पीछे सामने कितनी गाड़ियाँ हैं। तो ये उसको ख़त्म करने के लिए कैमरे लगते हैं ताकि ड्राइवर की व्यू में उसकी स्क्रीन पर अगर वो लेफ्ट या राइट टर्न करता है या अपनी ब्रेक मारता है तो उसको पता उसके लिए होंगे। बहुत शुक्रिया पीर मोहम्मद शाह, आईजी ट्रैफिक कराची हमारे साथ मौजूद थे और ये जो सारा मामला है इसके ऊपर अपनी राय से आगाह करे थे। बहरहाल इम्प्लीमेंटेशन कैसे होती है आप हमें लिख के बताइएगा। और वो स्टिल नॉट ओवर द बजट। आज पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होनी है, लेकिन किस तरह से हमें इम्पैक्ट करेगा आने वाले दिनों के अंदर, क्या कल हमें ऑफर किया गया है, ये सब कुछ अभी ज़हनों से जा नहीं रहा। अब्दुल्ला, जाहिर है बहुत सारी बातें हो रही हैं, कुछ कंस्ट्रक्शन, कुछ प्रॉपर्टी सेक्टर को रिलीफ देने की कोशिश की गई है इस उम्मीद के साथ कि कंस्ट्रक्शन बढ़ जाएगी। कंस्ट्रक्शन बढ़ेगी सर्टनली, उससे बहुत ज़्यादा शोबे अदरवाइज भी एसोसिएटेड होते हैं तो एक एम्प्लॉयमेंट जनरेशन तो होती है। लेकिन उसके बारे में भी कुछ रिजर्वेशंस हैं लोगों के कि जो कंस्ट्रक्शन शुरू कर देते हैं उन्हें रीबेट दे दिया जाता, अदरवाइज क्या रिलीफ देने की ज़रूरत थी। लेकिन एक वैलिड रीज़न ये भी है कि एक्टिविटी बहुत ही महदूद हो गई थी बिकॉज ऑफ हैवी कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन। हैवी कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन की कॉस्ट इतनी हो गई है, ट्रांसफर एंड एवरीथिंग, कि बहुत ही लिमिटेड हो गई थी। पीपल हु वांटेड टू सेल देयर प्रॉपर्टीज दे वर स्टक इन अ बैड सिचुएशन कि
क्योंकि उन्हें कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन इतनी ज़्यादा पड़ रही थी कि वो अगर ब्रेक इवन पे थे प्रॉपर्टी वाइज तो वो नुकसान में जा रहे थे बिकॉज ऑफ द कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन। अच्छा, इसके ऊपर पूरे रियल एस्टेट सेक्टर के ऊपर बात भी हुई, लेकिन एक और चीज़ जो मुझे बड़ी बग कर रही है कल से, वो है प्राइवेटाइजेशन, यू नो, बड़ी स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस। एग्जैक्टली, इसके ऊपर बड़ी बात होती रही पिछला पूरा साल। ये कहा गया कि ऐसे बहुत से हमारे इदारे हैं जो खसारे में हैं, उनको यू नो सही कीमत में बेचना बड़ा ज़रूरी है ताकि कौमी ख़जाने को सेफ गार्ड किया जा सके। गैर ज़रूरी बोझ जो हमारे ऊपर है, जो टैक्स पेयर ऑब्वियसली आप हम अदा करते हैं, उसको ज़रा कम किया जा सके, उस बर्डन को। लेकिन इस बार उस बारे में क्या नज़र आ रहा है, वो भी अभी तक कोई हमें डायरेक्शन नहीं मिली है। कोशिश तो की गई लेकिन ज़ाहिर है कोशिश वो कामयाब नहीं हुई। इस मरतबा कितने होपफुल हैं कि हम वो कोशिश कामयाब हो पाएगी। PIA को पहले भी ऑप्शन करने की कोशिश की गई, ज़ाहिर है उसकी हालत बहुत पतली थी, अब ज़रा हालत बेहतर होना शुरू हुई है, कुछ रूट्स बहाल हुए हैं। रोज़वेल्ट होटल के बारे में क्या ख्याल है, फिर HSBC है। अच्छा, वैसे आई थिंक बाय द लुक्स ऑफ इट PIA में तो फिर भी इंटरेस्टेड लग रहे हैं प्राइवेटाइज करने में लोग एज एन हुकूमत, लेकिन बाकी जो इदारे हैं स्टेट ओन, जैसे पाकिस्तान स्टील्स हो गई, बाकी सारे हो गए, उसका क्या फ्यूचर है, कोई प्लान है हमारे पास? हमारी पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां हैं। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। फिर जो हमारी एग्रीकल्चर में माइनस ग्रोथ रही है, इतनी ज़्यादा हुई हैं हमारी मेजर क्रॉप्स, उसके लिए क्या प्लान है? उसूली तौर पर अगर ये फैसला कर लिया है कि हमने दीगर चावल में जिस तरह कोई इंटरफेरेंस नहीं है, इसी तरह गंदम और गन्ने से भी निकलना है। आपको पता है, ये जो अभी हम बात कर रहे थे ना, हमारा 1000 अरब रुपया खा जाते हैं सालाना ये जो इदारे हैं, जो इस वक्त बोझ है हमारे ऊपर। अब देखते हैं इनका आगे क्या होता है जी। अच्छा, इस बारे में हम सर्टनली बात करेंगे, आगे मेहमान भी हमें ज्वाइन करेंगे, लेकिन अभी आपको बताया कि हम लोग तो वापस आ गए हैं, मतलब जो वालिदैन थे वो तो वापस आ गए हैं। बच्चों की ईद की छुट्टियां बच्चों की गर्मियों की छुट्टियां चल रही हैं। बहुत से वालिदैन ऐसे थे जिन्होंने ईद की छुट्टियों के साथ अपनी एनुअल वेकेशन भी मिला ली और बच्चों को अब वो लंबी छुट्टी लेके सैर सपाटे करा रहे हैं बच्चों को, ठीक है। सो और गर्मी से सताए हुए हैं, इसलिए बड़ी तादाद जो है वो पहाड़ी इलाकों का रुख कर रही है। कराची समेत मुल्क के दीगर शहरों में लोगों की बड़ी तादाद ने फैमिलीज के साथ नारान, कागान, सबात, मरी, गिलगित। गर्मी भी इतनी है ना शदीद, तो ज़रा मुख्तलिफ इलाकों में जो हमारे नुमाइंदे मौजूद है वहाँ पर देखते हैं कि क्या हालात हैं वहाँ पर। ज़ाहिरी बात है, ऐसे या इतनी बड़ी तादाद में जाएंगे तो लोड भी बढ़ जाएगा। सवात से महबूब अली हमारे नुमाइंदे हैं जो हमें रिपोर्ट करेंगे। ओवर टू यू महबूब, बताएं ज़रा क्या माहौल है वहाँ पर। जी बिल्कुल अब्दुल्ला, जहाँ पूरे मुल्क में गर्मी की शदीद लहर जो है वो मौजूद है, तो ऐसे में स्वात का मौसम कदरे बेहतर है, बल्कि ख़ासतौर पर जब आप दरिया स्वात का रुख करते हैं और उसके किनारे चले जाते हैं तो वहाँ पर जब ठंडे हवाएं चल रही होती है तो ऐसे में मौसम इंतहाई खुशगवार भी होता है। इस वक्त मैं स्वात के इलाके फिजागट के मकाम पर दरिया स्वात के किनारे पर मौजूद हूँ और यहाँ पर न सिर्फ मकामी सयाह जो है वो बड़ी तादाद में यहाँ पर मौजूद है, बल्कि मुल्क भर के सयाह यहाँ पर पहुँच गए हैं। मेरे बैकग्राउंड में इस वक्त जो दरियाई स्वात है, तो ये दरिया स्वात का वो इलाका है जो कि निस्बतन कम बहाव वाला इलाका है। यहाँ पर लोग कश्तीरानी करते हैं, जबकि दरिया के किनारे पर लोग मौजूद है, लोग घुड़सवारी करते हैं और खूब हल्ला गुल्ला करते हैं। यहाँ पर इस वक्त बड़ी तादाद में सयाहों की तादाद मौजूद है, जिनमें हर उम्र के अफराद शामिल है, जिनमें ख़वातीन, बच्चे, मर्द और हर उम्र के अफराद शामिल है और ये लोग जो है ये खूब हल्ला गुल्ला कर रहे हैं। इसके बावजूद भी कि ईद की छुट्टियाँ ख़त्म हो गई है, लेकिन अभी भी लोगों की बड़ी तादाद जो है वो मुल्क भर के मुख्तलिफ इलाकों से वादी स्वात पहुँच रहे हैं। न सिर्फ फिजागट इस मकाम का रुख कर रहे हैं, बल्कि वादी कालाम, म्यादम, मालम जब्बा, गबीन जब्बा और दीगर जो अहम इलाके हैं वहाँ सयाह पहुँच रहे हैं और यहाँ पर हसीन मौसम के साथ साथ हसीन मनाज़र से भरपूर तरीके से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। अब्दुल्ला, बहुत शुक्रिया आपका महबूब अली। और ज़ाहिर है कुछ गाड़ियों का मसला भी हो जाता है जब इतना ज़्यादा टूरिस्ट इकट्ठा आ जाए और ट्रैफिक की रवानी भी मुतासर होती है। होटलों की बहुत ज़्यादा ऑप्शंस अभी भी नहीं है, आपको पता है इन इलाकों में। आई पर्टिकुलरली कागान वैली वगैरह में बहुत सारे, तो आपको पता है वो उसकी नज़र हुए थे, सैलाब की नज़र हुए थे, फिर रिकंस्ट्रक्ट भी हुए कुछ, लेकिन अभी भी बहुत पोटेंशियल है। सीज़न में आपको नहीं, अगर आप ये एक्सपेक्ट करें कि आप जाएंगे और आपका अचानक प्लान बन गया या आपको ऑन द स्पॉट कोई बेहतर होटल बिल्कुल सही फैमिली के साथ रहने के लिए मिल जाएगा, इस आसरे पे ना रहें, आप पहले से प्लानिंग करके निकले। और आई थिंक एहतियाती तदाबीर भी अपनाना बड़ा ज़रूरी है। जब इस तरह से आप जा रहे होते हैं तो यू नो किस तरह से अपने आप को सेफ गार्ड करने, अपने बच्चों को
गाड़ियाँ जो हैं वो अप्रोप्रिएट होनी चाहिए, छोटी गाड़ी के ऊपर ना जाएं ताकि खुदा ना खास्ता किसी हादसा से या किसी नाखुशगवार वाक़े से आप बच सकें और जो खुशी है वो खुशी के साथ एंजॉय करके वापस आए। बजट पे चलते हैं। बिल्कुल जी, बजट, क्योंकि हमारे साथ बजट के ऊपर बात करने के लिए मौजूद हैं पीएम के कोऑर्डिनेटर राना एहसान अफजल साहब। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया राना साहब। राना साहब, जाहिर है सभी लोगों को इस बात का इदराक है कि बहुत कोई ड्रास्टिक चेंजेस या कुछ नया तो हो नहीं सकता था। हमारे हाथ पैर बंधे हुए हैं, IMF के प्रोग्राम में हैं। सो क्या बात करें, कहाँ से एक्सपेक्ट करें? क्या आपको लगता है कि शायद तनख्वाहदार तबके से शुरू करते हैं? रिलीफ देने की कोशिश की गई है लेकिन इतना मिनिमल है कि जैसे जैसे आपके स्लैब्स पड़ रहे हैं वो तो बिल्कुल ना होने के बराबर है। आसरा कह लें, अगर कहीं और कोई गुंजाइश निकालते तो इसको बेहतर किया जा सकता था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, पाकिस्तान में हमेशा हर बजट में टैक्सेस बढ़े हैं और जो चीज़ें हैं वो टाइट हुई हैं अवाम के लिए। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि जो एक साल की परफॉर्मेंस थी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की हुकूमत की, उसके नतीजे में हम उस जगह पहुँचे हैं कि इतनी फिस्कल स्पेस हमारे पास मौजूद थी कि हम कुछ चीज़ों को रिवर्स करें और तनख्वाहदार तबके को बिल्कुल रिलैक्सेशन मिली है, कॉर्पोरेट्स को रिलैक्सेशन मिली है। देखें, ये एक सिग्नलिंग होती है हुकूमत की तरफ से कि हमें बिल्कुल इसका जिक्र प्राइम मिनिस्टर दीगर दफ़ा करते रहे कि हमें इदराक है कि जो टैक्स की जो शरह है वो उस हद तक पहुंच गई है कि इट इज़ पेनफुल नाउ। तो ये इसका रिवर्सल स्टार्ट हो गया है। इंशाल्लाह ताला अगले बजट में मज़ीद रिलीफ देंगे, लेकिन मैं समझता हूँ कि जो मुमकिना तौर पे रिलीफ हम दे सकते थे वो हमने तनख्वाहदार तबके को दी और हमें अच्छा फीडबैक मिल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ठीक है राना साहब, ठीक है, ये बात आपकी जायज़ है, लेकिन वेंटिलेटर से आप मरीज़ को ले आए, अब वार्ड के अंदर शिफ्ट कर दिया, बट यहाँ पर भी आपने जो केयर करनी है उसकी, ख़ासतौर पर टैक्सेस का 14,000 अरब रुपए का तखमीना या हदफ किस तरह से पूरा करेंगे जब कोई आपने उसके लिए प्लान नहीं रखा है? जो स्टेप्स करने वाले थे जैसे एग्रीकल्चरल टैक्सेस लगाना या फिर दीगर रेवेन्यू स्ट्रीम्स को एक्सप्लोर करना, वो नहीं हुआ। इस चीज़ के ऊपर बड़ी तनकीद हो रही है, ये थोड़ा सा हमें एक्सप्लेन करें। देखिए, सबसे पहले तो पिछले साल हमने 26% टैक्स कलेक्शन में इजाफा किया। उसके कंपैरिजन में ये जो हदफ रखा गया है ये सिर्फ 18% इजाफे का रखा गया। अब इसको कैसे हम अचीव करेंगे, उसकी बड़ी बेसिक सी मैथ है। 7.5% तो इन्फ्लेशन है, 4.2% की ग्रोथ है और हमने पिछले साल जो ये माली साल है इसके अंदर 400 अरब की इन्फोर्समेंट की जरिए जो है वो टैक्स कलेक्शन की है। अब दिस इज अनप्रेसिडेंटेड। पहले हमें हमेशा पॉलिसी मेजर्स लेने पड़ते थे, टैक्स को नए टैक्सेस लगाने पड़ते थे और तभी मुमकिन होता था कि हम IMF को कन्विंस कर सकें कि हम टैक्स कैसे कलेक्ट करेंगे। लेकिन क्योंकि हमने पहली दफ़ा पाकिस्तान में इन्फोर्समेंट के जरिए 400 अरब इकट्ठा किया, तो इस दफ़ा भी हमें वो गुंजाइश मिली कि बगैर पॉलिसी मेजर्स लगाए हुए, बगैर नए चीज़ों पे टैक्स लगाए हुए, हमने इतना ही हदफ या इससे थोड़ा बड़ा हदफ इन्फोर्समेंट का रखा हुआ। तो इस तरीके से ये टैक्स का टारगेट जो है वो पूरा होगा। एक इशू ना बहुत अरसे से इन्फोर्समेंट का ये है कि ज़ाहिर है एक्सेप्ट फॉर द बिग रिटेल ब्रांड्स, जो लाहौर की शाह आलम मार्केट है या सूहा बाज़ार है या पिंडी का सदर बाज़ार है या कराची में तारिक रोड है, जोड़िया बाज़ार है, दीगर मार्केटें हैं, यहाँ पे लोगों ने दुकानों में पॉज नहीं लगाए हुए हैं, पॉइंट ऑफ सेल नहीं लगाए हुए हैं एंड मिलियंस की ट्रांजैक्शन रोज़ाना हो रही हैं। किस तरह से आप होल सेलर्स एंड रिटेलर्स को टैक्स नेट में लाएंगे? इसकी बहुत स्कीमें बनी हैं, ताजर दोस्त, डिडंट वर्क, फिक्स टैक्स की बात हुई, उस पे रेजिस्टेंस थी। सो उसका क्या प्लान, इस मर्तबा भी कोई प्लान है? क्योंकि अभी तो हमें कुछ नहीं पता लगा। जी, बड़ा सॉलिड प्लान है। एक तो जो नॉन फाइलर्स हैं उनके जो कह लें कि जो नूज टाइट हुआ है अराउंड देयर नेक, और उनके लिए गाड़ियां खरीदना, फॉरेन ट्रैवल करना, प्रॉपर्टी परचेज करना नॉन फाइलर्स के लिए तकरीबन नामुमकिन अब हो गया। फिर उनके लिए पेनल्टी कंटिन्यूइंग बीइंग नॉन फाइलर वो भी मजीद बढ़ गई है। दूसरी तरफ जो है वो हमारी जो एक डिजिटल बेसिस के ऊपर जो रिफॉर्म चल रही है FPR में, जहां हम एक्सपेंसेस को मैप कर रहे हैं, तो जब इन्फोर्समेंट के जरिए हम उस तरफ से भी बढ़ेंगे तो ये जो नॉन फाइलर्स हैं इनको फाइलर्स बनना पड़ेगा। सर, आप बार बार कहते हैं नॉन फाइलर्स। वजीर खजाना ने पिछले साल कहा था कि ये नॉन फाइलर्स की टर्म तो कुछ है ही नहीं ना, ये तो हमें खत्म करनी होगी, सिरे से सबको फाइलर बनाएंगे। अब्दुल्ला बिल्कुल सही कह रहे थे, अगर ताजिर बरादरी को आप लेके आए तो उसमें एक बड़ा इजाफा हो सकता है टैक्स बेस में।
क्या प्लान है? देखिए, नॉन फाइलर्स को ख़त्म ही करने के मुतरादिफ है कि अगर एक नॉन फाइलर जो है वो बैरून मुल्क ट्रैवल ना कर सके, वो प्रॉपर्टी ना खरीद सके, वो गाड़ी ना खरीद सके, वो और दीगर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में हिस्सा ना ले सके, तो एक तरीके से आप नॉन फाइलर का इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के अंदर शामिल होना बंद कर रहे हैं। तो फाइलिंग ये लोग फाइलर भी बन जाते हैं, लेकिन अंडर फाइलिंग इतनी होती है, कोई फिक्स टैक्स की तजवीज़ नहीं है। देखें, अभी तो ऐसी कोई तजवीज़ नहीं हुई, लेकिन जो आपने बात की अब उसके अंदर बिल्कुल हमारे पास डेटा मौजूद है। एक्सपेंसेस जो अखराजात जो एक दुकानदार या एक बिजनेस एंटिटी या एक इंडिविजुअल करता है, उसकी मैपिंग का तरीका मौजूद है। उसके ज़रिए जो डिजिटलाइजेशन हो रही है, जो हम AI को यूज़ करना चाह रहे हैं, उसके ज़रिए जो है इनसे टैक्स रिकवर किया जाएगा। तो ये कोई भी देखें, बात ये कि हमारा ये जो बजट है, इट इज़ फोकस्ड ऑन इन्फोर्समेंट एंड इंक्रीजिंग द टैक्स नेट वाया इन्फोर्समेंट। तो ये हम उसी रास्ते पे जा रहे हैं, बजाय कि हम जो है एक ऐसी रजीम कॉल करें। हम तो कह रहे हैं कि जिसकी जो इनकम है उससे उतना टैक्स लेना है, और किस तरह लेना है ये मैं जिसमें ताजर भी शामिल है वो मैंने आपको बता दिया। जो हमारे पास डिजिटलाइजेशन का तरीका है, जो AI को इस्तेमाल कर रहे हैं, जो जदीद रिफॉर्म्स चल रही हैं FPR में, एक्सपेंसेस को। सर, FPR से लोगों को शिकायत ही होती है कि जो ऑलरेडी टैक्स नेट में है ना, पर्टिकुलरली उन्हें ही ज्यादा नोटिस आते हैं, सो वो शायद इतना। देखिए, मैं तो आपको बता रहा हूँ कि जो पिछला 1 साल है उसमें जिनका टैक्स बनता था उनसे 400 अरब रिकवर किया गया वाया इन्फोर्समेंट। तो अगर हमने पिछले साल किया है तो इस साल उससे बेहतर करेंगे। तो मैं समझता हूँ, देखिए, उससे बढ़ के स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस का क्या प्लान है सर? क्योंकि जाहिर है प्राइवेटाइजेशन की बहुत कोशिश की गई लेकिन नहीं हो पा रहा। कुछ एडवाइजर्स भी रखे गए, बहुत कुछ हुआ उसका। PIA है, दीगर इदारे हैं, पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां हैं, फिर एग्रीकल्चर को तो हम अगली स्टेज पे ले जाएंगे ना कि हमने गंदम में से कैसे निकलना है और हमने चीनी में से कैसे निकलना है। देखिए, आप दुरुस्त फरमा रहे हैं कि हमें खातिर ख्वाह कामयाबी पिछले 1 साल में नहीं हुई। PIA की बिडिंग का प्रोसेस मुकम्मल हुआ लेकिन वो प्राइवेटाइज नहीं हो सकी। अब उसका EOI एडवर्टाइज हो चुका है और उसका जो दूसरा मरला है बिडिंग का, इट इज़ अंडर प्रोसेस। उसके अलावा जो आपकी डिस्कोज हैं उसका एक उसको के फाइनेंशियल एडवाइजर्स का हायर करना, या जो प्रेपरेटरी वर्क होता है कि आपने एक सर्टेन लेवल पे इन डिस्कोज को लाना है कि वो प्राइवेटाइजेशन के लिए वो इतनी हेल्दी हों कि वो प्राइवेटाइज, वो मुकम्मल हो चुका है। तो पहले फेज में 3 डिस्कोज के जो फाइनेंशियल एडवाइजर्स हैं वो अपना अब कार्रवाई करेंगे। इट इज़ ऑल्सो मूविंग टूवर्ड्स प्राइवेटाइजेशन। देखें, बिल्कुल ये प्रोसेस टाइम टेकिंग होता है। अगर PIA की प्राइवेटाइजेशन कामयाब हो जाती तो बिल्कुल हमारे पास एक बड़ा चीज होती दिखाने के लिए, लेकिन वी एडमिट कि वहां हमें नाकामी हुई, बट वी आर स्टिल ट्राइंग हार्डर और उस प्रोसेस से सीख के हम आगे इस तरीके से बढ़ रहे हैं कि हम उसके अंदर काम। इसके अलावा बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो राणा साहब, औरंगजेब साहब ने कहा ये टर्न अराउंड ईयर होगा। तनकीद शदीद ये आ रही है कि इस बजट के अंदर कुछ ऐसे इकदाम नहीं है जो टर्न अराउंड कर सके काफ़ी चीज़ों को। इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? खासकर एग्रीकल्चर को ले लें, वहाँ पर हमने बड़ा खसारा इस दफ़ा देखा इकोनॉमिक सर्वे के अंदर। देखें, ये बिल्कुल टर्न अराउंड बजट है और इसके अंदर अगर एक बहुत बड़ा पॉलिसी मेजर जो लिया गया है वो टैरिफ्स की रिडक्शन है। देखें, 200 अरब रुपए से 7,000 से ज़्यादा ऐसे रॉ मटेरियल और मुख्तलिफ आइटम्स हैं जिन पे से टैरिफ रिडक्शन हो रही है। जो रेगुलेटरी ड्यूटीज़ हैं उनको 5 सालों में ख़त्म कर दिया जाएगा और इस साल में इट इज़ अ फ्रंट लोडेड प्रोग्राम कि काफ़ी उसमें कमी पहले 2 सालों में होगी। इसी तरह जो ACTs हैं उनको 4 सालों में ख़त्म कर दिया जाएगा स्टार्टिंग फ्रॉम दिस ईयर। बहुत सारी ऐसे हज़ारों की तादाद में आइटम्स हैं जिनमें से एडिशनल कस्टम ड्यूटीज़ को ख़त्म कर दिया जाएगा। इसी तरह जो कस्टम ड्यूटीज़ हैं उसका सबसे हाईएस्ट स्लैब 15% होगा और 4 स्लैब रह जाएंगे। इससे क्या होगा कि आपकी जो एक्सपोर्ट का एक इकोसिस्टम है वो स्ट्रेंथन होगा और हम देखेंगे कि जो हमारी लोकल इंडस्ट्री जो कि एक रेंट सीकिंग के माहौल में थी वो भी पुश होगी कि वो एक कम्पिटिटिव और प्रोडक्टिविटी की तरफ बढ़े। और भी तो मसाइल है ना, उनके लिए मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, उनके लिए बिजली की कॉस्ट बहुत ज्यादा है। सोलर पे 18% हो गया है टैक्स। आम सारिफ जो अभी सोलर लगवाने का कुछ सोच रहे थे वो काफी लोगों ने लगवा लिया कि वो टैक्स फ्री है ये कह के, अब उनका क्या होगा? बट अब पैनल्स की कीमत बढ़ गई है।
देखिए, पैनल्स की कीमत इंटरनेशनली काफ़ी कम हुई है और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान इज़ लीडिंग इन द सोलर रेवोल्यूशन। और देखिए, इसमें एक ऐसा आइटम था जिसके ऊपर टैक्स नहीं था, लेकिन अब हुकूमत ने बिल्कुल समझा कि ये जो सोलर रेवोल्यूशन के अंदर पाकिस्तान बढ़ चढ़ के उसके हिस्सा बना हुआ है। नाउ वी आर एट ए स्टेज कि हम इसको टैक्स कर सकते हैं, कीमतें भी कम हो गई हैं। तो ऐसा बिल्कुल हुकूमत ने अपने रेवेन्यू के लिए, और एक आइटम जो एनॉमली थी कि इसके ऊपर सेल टैक्स नहीं था, इसको इनकरेज किया जा रहा था। अभी भी जो कीमतें हैं उसके अंदर और जो इसका पे बैक है उसके अंदर ये हम नहीं समझते कि डिस्करेज होगा इस 18% कार्बन लेवी का बता दीजिए। जाहिर है हम पीटीएल की बात नहीं हो रही अब जी, कार्बन लेवी, हमने एनवायरनमेंट को बचाना है, सब कुछ करना है। हमारे यहाँ ईवीज़ पे जाने में अभी आपको पता है इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, मतलब जो अफोर्ड कर सकते हैं वो ही नहीं ले रहे हैं। सो क्या किस तरह से और इंसेंटिवाइज किया जा सकता है कि लोग एक्चुअली इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ आएँ, क्योंकि यहाँ पे अभी भी ट्रेंड है। दुनिया में बहुत सारी मिसालें मौजूद हैं, लोगों ने लेन्स अलग कर दी हैं, लोगों ने उनको उनसे टैग्स नहीं लिए जाते, टोल नहीं लिया जाता इफ़ यू हैव एन ईवी। सो बहुत सारी इंसेंटिव्स हैं जो दिए जा सकते हैं। देखिए, ईवी पॉलिसी आने वाली है, उसके अंदर इन सारी चीज़ों को कवर किया जाएगा। देखें, इस वक्त अगर हम बात करें तो पाकिस्तान में ये कैपेबिलिटी है, कैपेसिटी है कि वो जो 2 व्हील्स हैं उसको 100% वो ईवी मैन्युफैक्चर भी पाकिस्तान में असेंबल भी हो रही है और वो अवेलेबल भी है। तो मेरे ख्याल से ये जो कार्बन लेवी है ये रेवेन्यू मेजर तो बिल्कुल भी नहीं है, इट इज़ पॉलिसी इंडिकेशन या सिग्नलिंग है कि पाकिस्तान ये समझता है कि हमें जो फॉसिल फ्यूल्स के ऊपर हम इन्हिसार करते हैं और उसको इस्तेमाल करते हैं, अब हमें उससे तवज्जो हटा के हमें राना साहब, वैसे तो कॉन्फ्लिक्टिंग और कॉन्ट्रडिक्टरी ये भी है कि सोलर पैनल्स के ऊपर यानी क्लीन प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी के ऊपर 18% टैक्स लगा दिया, लेकिन दूसरी तरफ हम लोग ये बात करें। खैर, लेट्स लीव इट फॉर अनदर डे। जल्दी से मुझे ये बता दें। मैं जस्ट एन एग्जांपल देता हूँ। देखिए, सोलर के ऊपर अब ये जो स्कैंडिनेवियन ममालिक है वो लीड करते हैं। आपको पता है कि छुट्टियों के दौरान अगर वहाँ के जो घरेलू सार्फिन है जिन्होंने सोलर लगाया हुआ है वो बिजली अगर हुकूमत को देते हैं तो उस पर उनको पेनल्टी पड़ती है, यानी कि नेगेटिव प्राइसिंग होती है। तो सोलर पॉलिसी वक्त के साथ साथ रिवाइज होती है हुकूमत की, पाकिस्तान के ओवरऑल उसकी। चलिए सर, इसके ऊपर हम एक और नशिस्त रख लेंगे, तसल्ली से बात करेंगे। मुझे जल्दी से एक चीज जल्दी से पूछना चाहती हूँ। डिजिटाइजेशन पे बड़ा फोकस है इस दफा हुकूमत का, कल बजट स्पीच में भी इसको मेंशन किया गया। अमली तौर पर आप लोग डिजिटाइज करने के लिए कैसे आगे बढ़ेंगे, उसके लिए कोई प्लान है हमारे पास, या फिर ये सिर्फ एक फैंसी वर्ड है, फैंसी टर्म है? नहीं, देखें, इसके ऊपर तो जो कंसल्टेंट्स हैं इंटरनेशनल वो इस प्रोग्राम को लीड कर रहे हैं विद एफपीआर, और वहाँ जो हमें एचआर की रिक्वायरमेंट है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट है, वो सारी एक प्रॉपर स्टॉक टेक के तहत उसका तयन हो चुका है, और उस तरफ उसकी प्रोक्योरमेंट, उसकी इंस्टॉलेशन, उसकी इम्प्लीमेंटेशन की तरफ अब तो हम मौजूद हैं। अच्छा, ये कौन से इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स है? क्या कोई टीम बनी है? कोई थोड़ा सा हमें एलैबोरेट करें इसके ऊपर। मैकेंजी जो है वो एफपीआर के साथ काम कर रही है। अच्छा। उसके अलावा जो है मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन जो है वो उसको फंड कर रही है। तो ये तो 1 साल हो गया है इस दे आर कोलैबोरेटिंग विद ईच अदर टू डिजिटाइज एफपीआर। लेकिन उसके अलावा अगर मैं बात करूं कि पाकिस्तान को कैसे डिजिटाइज करना है या आपने आईटी सेक्टर को कैसे एनहांस करना है, तो जो हमारा स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम है वो बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव है, और वो ऑलरेडी वो ट्रेनिंग जो है वो नेफटेक के जरिए, वो प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम के जरिए वो जारी है, और मुफ्त की ट्रेनिंग जो है वो इंटरनेशनल सर्टिफिकेशंस की कराई जा रही है लाखों स्टूडेंट्स को। तो वो बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू राना साहब, थैंक यू, दैट इज ऑल द टाइम वी हैव। बाय द वे, गाड़ियों की कीमत बढ़ गई है, गाड़ियों की कीमत अभी वो इजाफा हो गया है, सारी लिस्टें आना शुरू हो गई हैं, ब्रांड मेक मॉडल वेरिएंट वाइज जो है ना वो कीमतें। सोचे पहले इतनी ज्यादा कीमतें थी और उसके ऊपर अब बढ़ रही हैं, तो क्या हालत हुई होगी। ईवी तो वैसे ही लोगों की दस्तरस से बाहर है, आम शहरी, आम पाकिस्तानी की तो दस्तरस से बाहर है। पाकिस्तान में अफोर्ड करना गाड़ी इस वक्त मुश्किल हो गया, छोटी गाड़ी और अब अफोर्ड करना मुश्किल हो गया है। मसला ये है कि अदील अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। अगर मेंबर्स हैं खानदान में, वो क्या करें? वो सर्टनली क्या करें, और जो पर्टिकुलरली 2 व्हीलर्स हैं उन्हें किस तरह से कन्वर्ट किया जाएगा ऑन इलेक्ट्रिक व्हीकल या फिर ईवी, उसके लिए क्या प्लान है, वो एक जरूरी बात है। छोटी गाड़ी के ऊपर तकरीबन 2 लाख रुपए
2 लाख मतलब इमेजिन। अच्छा जी, अदील अहमद साहब है, तनख्वाहदार इत्तेहाद पाकिस्तान के रिप्रेजेंटेटिव है। बहुत शुक्रिया अदील साहब, पहले भी आप लोगों से बात होती रही है। बताइएगा, हुकूमत कहती है कि सिग्नलिंग बड़ी अहम थी और यहाँ से सिग्नलिंग का आगाज़ हुआ है, अभी शुरुआत है, हमें इदराक है, लेकिन हम इतना ही कर सकते थे। जी अदील साहब, आवाज़ आ रही है आपको? अदील शायद हमें सुन नहीं पा रहे हैं। अदील से दोबारा रब्ता करते हैं और फिर उनसे जानेंगे क्या वो सोचते हैं। ये जो हुकूमत ने थोड़ा टैक्स रिलीफ तो दिया है, लेकिन किस हद तक वो रिलीफ है, उसको कहना चाहिए रिलीफ, नहीं कहना चाहिए, मैं तो अभी तक कंफ्यूज हूं। तनख्वाहदारों की आवाज़ ज़रा सुनेंगे। तनख्वाहदार इत्तेहाद पाकिस्तान से अदील अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। अदील साहब, हुकूमत कह रही है सिग्नलिंग अहम थी, शुरुआत की गई है, जाहिर है आपको क्या रिएक्शन मिल रहा है फ्रॉम द सैलरीड क्लास, फ्रॉम योर कॉलीग्स? जी, इत्तेफाक से जो उम्मीद थी वो पूरी नहीं उतरी और बजट आने से पहले ये बात कही जा रही थी कि कम से कम 2.5% रिडक्शन दिया जाएगा। और हम लोग भी काफ़ी पूर्वी थे और उसमें सरकार की रिडक्शन की भी काफ़ी उम्मीद थी, जैसे कम से कम 5% तक आनी चाहिए थी। लेकिन अगर मैं वर्ड यूज़ करूँ जो कि कल से हो रहा है, तो मेरे हिसाब से ये सैलरी क्लास को एक लॉलीपॉप दिया गया है, जिसमें आप सिर्फ ये अंदाज़ा करें कि जो मैक्सिमम टैक्स रिडक्शन मिली है, जो कि 2,75,000 रुपये से ज़्यादा की सैलरी पर है, तो सिर्फ 7,000 रुपये है। आप ये समझें पर मंथ, यानी अगर आप ये समझें कि कोई 5 लाख रुपये टैक्स और जो 1 लाख दे रहा था वो 93,000 रुपये देगा। ये जो रिडक्शन है ये मेरे हिसाब से सिर्फ है और एक रियल टैक्स रिलीफ बिल्कुल भी नहीं। रियल टैक्स रिलीफ बिल्कुल भी नहीं है। मुझे बताइए, कोई कंसल्टेंसी हुई थी, कोई मुशावरत होती है किसी आप जैसे फोरम से जब ये इक़दाम लिए जा रहे होते हैं, या बस ये फैसला आप तक भी? एक्सपेक्टेशन 5% की थी, तो क्या पूछा गया? हाँ, या एक फैसला बस आप तक भी पहुंचा जैसे हम तक पहुंचा? अदील साहब, ठीक है, थैंक यू जी। बट यस, उन्होंने कहा जी एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं हुई है। ये हमारे भी दिलों की आवाज़ है, हम भी तनख्वाहदार इत्तेहाद में शामिल ही होते हैं और हम भी आवाज़ उनकी बन रहे हैं, हमारी एक्सपेक्टेशन भी नहीं पूरी। अच्छा जी, अभी हम आगे बढ़ेंगे। भाई, अभी नारान की मैंने ब्रेक में वीडियो देखी है, मीलों लंबी कतारें लगी हुई हैं गाड़ियों की। सो प्लीज प्लान योर ट्रिप्स अकॉर्डिंगली। आप क्यों बच्चों के साथ ख्वार होना पसंद कर रहे हैं जब नहीं इस तरह से इतना रश एकदम कोई भी जगह नहीं हैंडल कर सकती? जवाद अब्बासी बता रहे हैं कि मरी में क्या अपडेट है, क्या सूरत है? जी जवाद। जी देखें, मैं इस वक्त मलका कौसार मरी में हूँ और मरी के मार रोड के ऊपर इस वक्त सयाहों का खूब जो है वो हल्ला गुल्ला है। बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पे इस वक्त टूरिस्ट फैमिलीज हैं, बच्चे जवान हैं जो मलका कौसार के हसीन मौसम को एंजॉय कर रहे हैं। ये सुबह का वक्त है और यहाँ पे बहुत बड़ी तादाद में इस वक्त टूरिस्ट हैं जो निकले हुए हैं। यहाँ पे मुख्तलिफ होटल्स के ऊपर गर्मा गर्म नाश्ते किए जा रहे हैं और कहीं पे जो है वो टूरिस्ट निकल रहे हैं दीगर तफरीह मकामात के ऊपर जहाँ पे वो दिन भर जो है वो अपने बच्चों के साथ मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ करेंगे। यहाँ मैं बात करूँ मौसम की, तो इस वक्त सुबह के टाइम है, बहुत अच्छा मौसम है, हवाएं चल रही हैं जिससे जो मौसम है वो इंतहाई खुशगवार महसूस हो रहा है। यहाँ में खास तौर पे ईद तातीलात के ऊपर और चूंकि अब गर्माई सीजन का भी आगाज हो गया है, तो इसके हवाले से अगर बात करूँ तो बड़े बेहतरीन जमात देखने को मिल रहे हैं। इस वक्त 1,50,000 से ज्यादा जो गाड़ी है वो मलका कौसार मरी में ईद तातीलात से लेकर अब तक जो है वो दाखिल हो चुकी है। और मैं यहाँ बात करूँ तो सबसे बड़ी जो मरी में रुकावट है, जो मसला है, वो जो पार्किंग का ना होना है। 5,000 गाड़ियों की कैपेसिटी है सिर्फ मरी में पार्क होने की, लेकिन इतनी बड़ी तादाद में जो टूरिस्ट आ रहे हैं, तो यहाँ पे जो सिटी ट्रैफिक पुलिस है उसकी इजाफी नफरी मुख्तलिफ चौक चौराहों में तैनात है। 250 से ज्यादा जो इजाफी नफरी है सिटी ट्रैफिक पुलिस की, उसको मरी में खास तौर पर डिप्लॉय किया गया है। उसके अलावा पंजाब पुलिस की टूरिज्म स्क्वाड की इजाफी नफरी जो है वो मरी के मुख्तलिफ चौक चौराहों में तैनात है। यहाँ अगर मैं बात करूँ मौसम की मजीद, तो अब भी जो है वो खुशगवार मौसम है, हवाएं चल रही हैं और टूरिस्ट जो है वो खूब इंजॉय कर रहे हैं।
हैं बोरबन, अयूबिया, नथिया गली, पत्रियाटा, कश्मीर पॉइंट, इन मकामात के ऊपर से आप बहुत बड़ी तादाद में मौजूद हैं और इन हसीन लम्हात से खूब लुत्फानंदोज भी हो रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया जवाद। लेकिन अब्दुल्ला मेरे जहन में एक सवाल आ रहा है, अब सबकी बच्चों की छुट्टियां हैं गर्मियों के अंदर, जाहिर बात है सीजन ही है, जाना है, बाहर जाने के बड़ा एक्सपेंसिव हो गया है, तो जाएंगे तो लोग ना, अब क्या इंतजाम हो गया है, वैसे यहाँ भी बहुत इंतजाम बेहतर होने चाहिए। जाना तो है ना, रिक्रिएशन की और कोई जगह ही नहीं है, तो फिर क्या हो। हाँ, मरी में तो सूरत हाल जरा मैनेज लग रही थी इस वक्त, लेकिन बाकी अदरवाइज वो कह रहे 5000 की कैपेसिटी और पता नहीं कितनी है, तो क्या करें, मतलब या तो एंट्री बैन कर देते हैं, एक्चुअली टाइम फिर दाखिला बंद हो जाता है। जब एक जगह पे एक कैपेसिटी से ज्यादा लोग नहीं समा सकते तो फिर कैसे आने देंगे? एग्जैक्टली इस चीज के ऊपर सीरियसली सोचने की जरूरत है, इसको मैनेज करने की जरूरत है, इसके ऊपर हम देखेंगे भी आगे क्या हो सकता है। वफाकी बजट में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सरकारी रिहाइश का और खर्चात 72 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 86 करोड़ रुपए कर दिए गए हैं। ज़ाहिर है मुल्क में अभी जो वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है 45% आबादी खते गुरबत से नीचे ज़िंदगी गुजार रही है और आम आदमी से मज़ीद कुर्बानी भी मांगी जाती रही है। वक्तन फ़वक्तन 2000 अरब रुपए के नए टैक्सेस लगाने जा रहे हैं। वज़ीर आज़म हाउस के अखराजात में कमी के बजाय मज़ीद इजाफा किया गया है और अब ये रकम, जैसे कि अब्दुल्ला ने भी आपको बताया, तकरीबन 86 करोड़ रुपए 86 करोड़ रुपीज़ हो गई है। ये भी आपको बताएं कि कौमी असम्बली के जो स्पीकर हैं और सेनेट के चेयरमैन हैं उनकी तनख्वाहों में भी इजाफा किया गया है। ये भी बताएं कि जो बजट है इसमें वज़ीर आज़म हाउस की गाड़ियों के लिए 9 करोड़ रुपए का बजट, वज़ीर आज़म हाउस की डिस्पेंसरी के लिए 1 करोड़ 44 लाख रुपए और वज़ीर आज़म हाउस के बगीचे के लिए, गार्डन के लिए 4 करोड़ 48 लाख रुपए बजट रखने की तजवीज़ है। जैसे कि अभी आपको कुछ देर पहले बताया कि स्पीकर कौमी असम्बली और चेयरमैन सेनेट की तनख्वाहों में 500% इजाफा हुआ है। स्पीकर असम्बली और चेयरमैन सेनेट की तनख्वाहों में इजाफे के बाद स्पीकर कौमी असम्बली और चेयरमैन सेनेट की तनख्वाह 13 लाख मुकर्रर की गई है। इससे पहले स्पीकर कौमी असम्बली और चेयरमैन सेनेट की तनख्वाह 2,05,000 रुपये थी। वैसे 2,05,000 भी डज नॉट मेक एनी सेंस। ज़ाहिर है जो लोग, इसमें से ये भी पता लगना चाहिए कि कौन से लोग हैं जो ये तनख्वाह विड्रॉ नहीं करते हैं, जिनको ज़रूरत है, जो ट्रैवल खुद से नहीं कर सकते, ज़ाहिर है उनको तनख्वाह की भी ज़रूरत है। सारे लोग तो किसी इंडस्ट्रियलिस्ट बैकग्राउंड से नहीं हैं, कुछ लोग अदरवाइज भी। एक आर्गुमेंट ये भी मिलता है कि जब ज़ाहिरी बात है इस तरह के ओहदों पे आप होते हो, एंटरटेन करना होता है, 100 चीज़ें होती हैं, खर्चा चलाना होता है, बाकी चीज़ें, तो उसके लिए ज़रूरत होती है। बट अगेन दोनों साइड्स हैं इस चीज़ की। जी जो फैक्ट्स एंड फिगर्स है वो डिस्पैरिटी का मसला है, जहां एक तरफ इतनी ज़्यादा गुर्बत है। हम वी ऑल्सो अंडरस्टैंड, हमें पता है कि वज़ीर आज़म हाउस में आपने सरकारी गेस्ट, स्टेट गेस्ट्स को, दूसरे ममालिक के वज़रा हैं, वज़ीर आज़म हैं, सुदूर हैं, उनको एंटरटेन करना होता है। यू नो इट इज़ ऑल्सो अबाउट द इमेज ऑफ पाकिस्तान। और वज़ीर आज़म ने ज़ाहिर है इस लॉन में से, बागीचे में से पौधे अपने घर तो नहीं लेके चले जाने हैं, वो उसी की मेंटेनेंस पे खर्च होंगे पैसे, बिकॉज ज़ाहिर है मेहमान आ रहे होते हैं और मेहमान जब आता है तो आपको अपना घर बेहतरीन कंडीशन में पेश करना होता है, लेकिन डिस्पैरिटी की वजह से ना लोग फिर सवाल उठाते हैं। मसला यही है कि जब लोग देखते हैं ना, और ख़ास तौर पे उस वक्त में जब लोग ये देखते हैं कि जी यू नो बड़े बड़े दावे होते हैं हुकूमत की तरफ से, हुक्मरानों की तरफ से, फिर लोग ये देखते हैं कि जी हमारे अशराफिया को तो लीड करना चाहिए बाय एग्जाम्पल, हमारे जो हुक्मरान हैं उनको तो लीड करना चाहिए बाय एग्जाम्पल, और इस तरह के बड़े दावे भी किए जाते हैं। तो इस तरह की चीज़ें और इस तरह के इक़दामात फिर उसके ऊपर बड़ा सवाल उठा देते हैं और लोगों के दिलों में यू नो ये चीज़ें बड़ी मैटर करती हैं कि हमारे ऊपर तो आपने इतने अखराजात लगा दिए, हमारे तो आपने टैक्सेस इतने लगाए हुए हैं, हमारे तो खर्चे नहीं मान आ रहे, इतनी इस वक्त महंगाई हो गई है, लेकिन आप अपनी तनख्वाहें बढ़ाई जा रहे हैं। गवर्नमेंट चलाने के लिए आपको पता है तकरीबन 17% का इजाफा किया गया उसके एक्सपेंडिचर को। सो ऑस्टेरिटी की बातें या फिर पेट पे पत्थर बांधने की बातें, ज़ाहिर है आवाम ने तो कुर्बानी दी है, आवाम तो दे ही रहे हैं और इन्फ्लेशन भी है, लेकिन कहीं कुछ बताया ज़रूर जाए कि हाँ जी हमने ये कट डाउन किया है, कुछ यू नो मिनिस्ट्रियां भी जम की हैं, कुछ अब्दुल्ला कट डाउन का मसला बताऊं क्या है, छोटी सी एक चीज़ कट कर देंगे, 1 रुपया कट करेंगे, लेकिन जो खर्चे हैं, जो एक्चुअली चीज़ें होने वाली हैं कम, वो 10 के बराबर हैं। तो कुछ दिखाने के लिए बस आपने एक टोकन चीज़ कम कर दी और असल में जो आपको कम करने वाली बातें हैं वो। अच्छा अभी आगे बढ़ेंगे, अभी हम आगे बढ़ेंगे और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल आज इंग्लैंड के तारीखी क्रिकेट ग्राउंड लॉर्ड्स में होगा शुरू, जहां ऑस्ट्रेलिया जनूबी अफ्रीका की टीमें मुकाबिल आएंगी। 2 बरस तक मुख्तलिफ टेस्ट ममालिक के दरमियान जारी रहने वाली वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की जंग के फैसला कुन मार्के के लिए दोनों टीमों के प्लेइंग 11 का ऐलान कर दिया गया है। पिछले एडिशन में ओवल क्रिकेट ग्राउंड पर भारत को जेर करने वाली ऑस्ट्रेलियाई टीम मुसलसल 2 मरतबा ये फाइनल जीतकर नई तारीख रकम कर सकती है। सो ऑस्ट्रेलिया हैज दैट गोल्डन अपॉर्चुनिटी इन हैंड। वाह,
अच्छा जी, आगे Who do you बढ़ते bet for? Who do you bet for? Australia? I don't know. I'm undecided अभी I don't know कि क्या होगा। उधर अमेरिका में भाई एक तूफ़ान बदतमीज़ी भी चल रहा है, एहतजाज भी आउट ऑफ कंट्रोल हो रहे हैं। पर्टिकुलरली अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया में सदर ट्रंप के सख्त कीर इमिग्रेशन फैसलों और पॉलिसियों के खिलाफ 5वें रोज़ भी मुजाहरे जारी हैं, जिनका सिलसिला अब अमरीका के दूसरे शहरों में भी फैल रहा है। लॉस एंजलिस शहर इन मुजाहरों का मरकज़ बना हुआ है, जहाँ से आज मजीद 197 अफराद को गिरफ्तार किया गया है। और अब्दुल्ला, पुलिस और मुजाहिरीन के दरमियान शदीद झड़पें हो रही हैं। बिल्कुल, और बड़े इस वक्त संगीन सूरत हाल है वहाँ पर। लॉस एंजलिस के जो मेयर हैं, उन्होंने शहर के मरकजी इलाके में रात 8 से सुबह 6 तक कर्फ्यू लगा दिया है, जिसका सिलसिला बताया जा रहा है कि चंद रोज़ तक जारी रहेगा। लॉस एंजलिस के मेयर की जानिब से ट्रंप इंतज़ामिया से छापे ख़त्म करने का मुतालबा भी किया गया है, लेकिन दूसरी जानिब ट्रंप ने दावा किया है कि लॉस एंजलिस में बैरूनी दुश्मन हमलावर है और कैलिफोर्निया में जो कुछ हो रहा है वो खुद मुख्तारी पर हमला है। नेशनल सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं। मुजाहिरों को रोकने के लिए सदर ट्रंप ने मजीद 700 मरीन्स, 2000 नेशनल गार्ड्स को तैनात कर दिया है, जिस पर भी बड़ी तनकीद की जा रही थी। गवर्नर कैलिफोर्निया ने ट्रंप के फैसले को जमहूरियत पर हमला और ताकत का गलत इस्तेमाल करार देते हुए सदर ट्रंप और महकमा दिफा के खिलाफ मुकदमा दायर कर दिया है। यहाँ तक बात पहुँच गई है। दिलचस्प बात यह है कि इन मुजाहिरों के असरात लॉस एंजलिस से अब 2400 मील दूर न्यूयॉर्क में भी नजर आ रहे हैं। सैकड़ों मुजाहिरीन ने मैनहट्टन में यूएस इमिग्रेशन एंड कस्टम्स इन्फोर्समेंट एजेंसी के खिलाफ एहतजाज किया है। पुलिस से तसादुम में मुतअद्दिद मुजाहिरीन को गिरफ्तार वहाँ भी किया गया है और इसी तरह का मुजाहिरा टेक्सास के शहर ऑस्टिन के मरकज में भी शुरू हो गया है। सो आपको पता है ये बहुत कुछ हो रहा है। अभी इलॉन मस्क और सदर ट्रंप वाला मामला भी सॉर्ट आउट नहीं हुआ है। अच्छा, बहुत सारे महाज खुले हुए हैं। एक वो, फिर गजा के ऊपर भी आपको पता है, वैसे तो बड़ी स्ट्रिक्ट है ट्रंप इंतजामिया इस वक्त। जो उस तरह एहतजाज हो रहे थे हमने बाइडेन इंतजामिया के दौर में देखे, वो इस वक्त ट्रंप के दौर में नहीं उनको इजाज़त। बट ये जो अब नया मामला खुला है अब्दुल्ला, ये बड़ा देखने की बात है कि अच्छा, लॉस एंजलिस में आपको पता है शदीद लूट मार हो रही है, मतलब कानून और लाकानूनियत की इंतहा हुई भी है। एप्पल स्टोर में लूट मार हुई, ऐसा होता है बिकॉज़ वहाँ होमलेस बहुत ज़्यादा हैं, हर शहर में हैं। सो बट लॉस एंजलिस ये जो पट्टी है खास तौर पे इनका, हाँ, एक लॉलेसनेस है, मतलब कोई सूरत हाल कंट्रोल में नहीं आ रही है। सो इसको कैसे देखना है, कैसे कर्टेल करना है। एंड एट द सेम टाइम जब ट्रंप की कैंपेन थी वो इसी नारे के साथ तो आए हैं, इसी के ऊपर उनको वोट मिले, इसी के ऊपर उन्हें वोट मिला है। अब जब वो पॉलिसी इंप्लीमेंट कर रहे हैं तो क्या लोगों ने एक्सपेक्ट किया था कि जब वो आएंगे तो वो अपना जो बेनिफेस्टो लेकर इलेक्शन में कूदे थे वो उसको नहीं इंप्लीमेंट करेंगे। बड़ी केस स्टडी है एक कि इन चीज़ों के ऊपर एग्जैक्टली ट्रंप एडमिन को वोट्स मिले, गजा हो, ये इमिग्रेशन पॉलिसी हो, लेकिन बजट हो, लेकिन अब जब ये इंप्लीमेंट हो रही है तो इसके ऊपर एहतजाज हो रहा है। लेकिन ज़ाहिर है यहाँ हो या वहाँ हो, कानून को जब भी कोई हाथ में लेने की शहरी कोशिश करता है तो फिर उसको सामना करना पड़ता है। दैट इज़ इट, वी कैन सी यू टुमारो इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।